नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए मूल विधि का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो कि आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का 51 राउंड जो है इनकाउंटर सीरीज है। इसमें जो है कुल 51 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके थे। आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू होने वाला है। तो प्लीज जो भी लोग नए जुड़े हैं, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो हम वहां से आपको जो है घटना चक्र की भी बुक कवर करा रहे हैं, तो उसे आप भी कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है घटना चक्र की, जिसमें से आपके प्रीवियस ईयर और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी साथ में दिए गए हैं। साथ ही साथ अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो आपको सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट से। जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार और बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू होने के पहले कितने प्रकार की जोतदारी व्यवस्था लागू थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, कुल जो है 14 प्रकार की जोतदारी व्यवस्था लागू थी। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या उच्चतम न्यायालय अपने अंतिम आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है? अंतिम आदेश अगर उच्चतम न्यायालय दे सकता है तो उसको जो है पुनर्विलोकन क्या कर सकता है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ कर सकता है, दोबारा से भी उसका जो है पुनर्विलोकन कर सकता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिया गया है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिक की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं। यह किसमें कहा गया है, किस वाद में कहा गया? देखिए, वाद का अगर सेक्शन की बात किया जाए तो अंकित भाटी सर का जो है बुक कवर हो रहा है। इसमें पहला लेक्चर ही है जो आपका वाद से है, लगभग 200 वाद उसमें दिए गए हैं, जिसका जो है वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाद में यह कहा गया। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकार का एक साइबर अपराध है जिनमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं, स्पैम मैसेज भेजे जाते हैं? तो यह जो है किस प्रकार का साइबर अपराध है? जवाब इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, इसे जो है अपसंदेशन यानी स्पैमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैमिंग कहते हैं। ऑप्शन में आपकी स्पैमिंग ही दिया जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है 66 डी में इसका वर्णन है। धारा 66 डी में इसका वर्णन है। इसमें जो है 1 लाख तक का जुर्माना, 1 लाख तक का जुर्माना और जो है 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके लिए आपको 1 साल का जो है जुर्माना और 3 साल की जो है 1 लाख का जुर्माना या तो 3 साल की सजा हो सकती है, या इन दोनों में से दोनों भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का धारा 30 में फीस संदाय होगी, कितने रुपए संदाय होगी, कितनी फीस होगी? जवाब हो जाएगा यह जो है 5,000 रुपए होगी। ठीक है ना, यह जो है धारा 23 में इसका वर्णन किया गया है। कितनी फीस होगी? यह जो है पाँच, माफ कीजिएगा, 5,000 रुपए फीस होगी। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन में भी लागू होंगे? सातवां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा सही है, यह जो है अगर भारत से बाहर अपराध करता है तो उसमें लागू होंगे। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक बंदीकरण से क्या उद्देश्य है, यानी निवारक बंदीकरण करने का उद्देश्य क्या है? जवाब है आपका दंड देना नहीं, अपराध को रोकना, यानी अपराध होने से पहले इसको रोक देना, वह जो है निवारक बंदीकरण के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा।
नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2D में उपबंधित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं, यानी व्यक्ति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा भारत के साथ विदेशी भी, यानी किसी भी देश के निवासी और भारत के सभी व्यक्ति हैं उनके लिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, या तो भारत के हों या विदेश के भी हों, उनसे कोई अंतर नहीं है, सबके लिए व्यक्ति शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय द्वारा पुनरीक्षीकरण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मांगने से संबंधित है? अभिलेख मांगने से, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। धारा 22 जो है अभिलेख मांगने से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा धारा 22। देखिए यहाँ पे क्लॉज भी दिया गया, सभी के सभी धारा 22 ही हैं, क्योंकि एक धारा 22B है, 22C है, 22D है, 22C है, तो यह जो है ध्यान दीजिएगा 22D में इसका वर्णन किया गया है। इतने सटीक आंसर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में प्रस्तुत है? विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो है धारा 3 में वर्णित है, ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। किसमें है? धारा जो है 3 में वर्णित है, और किसके धारा 3 में वर्णित है? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 3 में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? अग्रिम कर के भुगतान से, यानी जो है पूर्व टैक्स नहीं जमा करते हैं, इनसे छूट प्राप्त है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाभ। देखिए यहाँ पूरा दिया गया, वेतन भोगी लोग जिनके पास कारोबार या पेशे के लाभ व अभिलाभ की मद से कर देने के योग्य कोई आय नहीं है, उनको जो है छूट प्राप्त है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जो है कर मुक्त है? कृषि आय कर मुक्त किसके अनुसार है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 के क्लॉज फर्स्ट में दिया गया है कि जो है कृषि आय, यानी कृषि से जो भी आय होती है इस पे कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, यह जो है कर मुक्त है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित हैं, इसमें धारा में कहा गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, धारा 23 के अंतर्गत जो है न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित हैं। बी ऑप्शन सही है, धारा 23 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें सूचना प्रदान किए जाने से छूट है? सूचना प्रदान किए जाने से छूट किसमें मिली है? 15वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी, यानी ऐसी सूचना जिनके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी जो है देश को हानि होती है तो ऐसी सूचना देने से मना कर सकता है। राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, यानी सुरक्षा कारणों से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भी सूचना देने से मना किया जा सकता है, और रणनीति वैज्ञानिक का आर्थिक हित में न हो तो उसको भी जो है सूचना देने से मना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16वें नंबर का, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? 16वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है 21 जून 2005 को प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन सही है, कब? 21 जून 2005। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? इसमें दिया गया है या किस जो है संधि में है? जवाब इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र एक हुआ था जिसमें यह लिखित है, और यह जो है कब हुआ था? यह 2006 में हुआ था, यह 2006 में यह हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विनियम बनाने की शक्ति किस धारा में विहित है? विनियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? 18वां प्रश्न है। तो यह जो है धारा 40B में, सी ऑप्शन सही है। किसमें है? धारा 40B में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में क्या शामिल नहीं है?
की शक्तियों में क्या शामिल नहीं है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आरोपियों को दंडित करना, इनकी शक्तियों में नहीं, यह जो है दंडित नहीं करता है आरोपियों को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। और यही बात किया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब बना था, तो यह जो है 1913 में बना था। कब बना था? 1913 में बना था। और इसकी ही धारा जो है, माफ कीजिएगा, 1993 में बना था। 1993 में बना था और इसकी धारा 13 में इसका वर्णन किया गया है कि आरोपियों को दंडित करना इसका कार्य नहीं है। 20वां प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानव अधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है? तो यह जो है परिभाषा धारा 2 की क्लॉज डी में इसका वर्णन किया गया है। धारा 2 डी में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समझौते के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया? तो यह जो है CITES के जो है समझौते से बनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ से CITES हो जाए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है विधेयक कब बना था? यह जो है 2013 में, 2013 में यह विधेयक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार किसकी सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचना करेगी? किसके सिफारिश पे ऐसा होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सिफारिश पर होता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्या? व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण से होता है। और यह जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भूमि के अंतर्गत नहीं है, इनमें से कौन सी जमीन है जो भूमि के अंतर्गत नहीं आता है? जवाब हो जाएगा पहाड़। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, पहाड़ जो है यह भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लूट का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता है, यानी कितने व्यक्ति कोई जो है कार्य कारित करते हैं तो उसको लूट कहा जाएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूट करने के लिए एक ही व्यक्ति काफी है। टाका डालने के लिए जो है कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन लूट के लिए जो है एक ही व्यक्ति काफी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। और यह जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309 में, ठीक है, 309 में लूट का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है दिया गया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषक, यानी जितना दिए गए सभी पर्यावरण प्रदूषक। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऊपर से सभी जो दिए गए हैं सभी के सभी जो है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। और यह जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसका वर्णन किया गया है। 1986 में इसका वर्णन किया गया है पर्यावरण प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठहराव रेखा सड़क पर किस रंग में लगाई जाती है? ठहराव रेखा बाबू जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, सफेद व पीले दोनों में लगाई जाती है, ठीक है ना, सफेद व पीले दोनों में जो है ठहराव रेखा लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है धारा 128 में वर्णित किया गया है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं चल सकते, ठीक है ना। और यह जो है मोटरयान अधिनियम 1988, ध्यान रखिएगा 1988 की धारा 128 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 128 में वर्णन किया गया है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्थान बस में कौन कौन सम्मिलित है? शिक्षा संस्थान बस में जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है इसमें सभी शामिल हैं, ठीक है ना। शिक्षा संस्थान बस की अगर बात करते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए जाती है वही बस होती है, शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों को ले जाती है।
जो कर्मचारियों का परिवहन करते हैं, ठीक है ना? जो कर्मचारी को इधर-उधर ले जाते हैं और जिस बस पर शैक्षिक संस्थान का स्वामित्व होता है, ठीक है ना? वो भी जो है शिक्षा संस्थान से संबंधित होती हैं, जो कि आपकी स्कूल बस इस समय आप लोग डेली देखते ही हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 28 क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस धारा में है? जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, क्या जो है धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा, किसमें? धारा 3 में। अगला प्रश्न दिया गया है, किशोर न्याय। देखिए किशोर न्याय अधिनियम को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यह किससे संबंधित है? बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम से संबंधित है किशोर न्याय अधिनियम, जो कि बना था कब? 2015 में। कि किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक परिभाषित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, या जो है धारा 2 के क्लॉज 13 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन सही है, धारा 2 के 13 में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे की व्यक्ति अभिप्रेत है संतान में? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 वर्ष से कम की आयु जो है ये बच्चे जो है वो संतान के जो है से संबंधित, ठीक है ना? ये जो है किसमें किया गया है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की वर्ग में वर्णित किया गया है के अनुसार जो है कोई भी बालक कहलाएगा, संतान कहलाएगा कब? जो 18 वर्ष से कम आयु का है। इसमें जो है आपके दत्तक पुत्र भी आ सकते हैं, जो गोद लिए जाते हैं, सौतेला भी आ सकता है, पोषित बालक भी आ सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, अपराधी द्वारा कारित अपराध में प्रसंज्ञेय है अथवा अप्रसंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती है। इसका निर्धारण निम्नलिखित में से जो है उल्लेखित प्रावधान से होता है। इसमें से होता है कि कोई अपराध जो है जमानती है, गैर जमानती है, जो है प्रसंज्ञेय है या अप्रसंज्ञेय अपराध है, यह वर्णन जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह जो है आपका दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा ये सब होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा, किसके द्वारा? दंड प्रक्रिया संहिता के यह द्वारा होता है। आइए देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। किसको दे सकता है और किस कारण से दे सकता है, यह पूछा गया है। 33वां प्रश्न है, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि देख लें आप लोग। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला सही, ठीक है ना? क्या सही है? सी, ए सही है, यानी यदि विवाद का कारण शांति भंग होने की संभावना होती है तो ऐसा कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। किसके द्वारा जांच की जाती है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 डी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? यदि कोई दहेज के द्वारा, दहेज मांगने के द्वारा किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसका अपराधी जो है उसके लिए जो है कितने वर्ष का कारावास का जो है न्यूनतम हो सकती है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम 7 वर्ष का जो है सजा होती है। न्यूनतम 7 वर्ष की सजा यह होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। और यह जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 में इसका वर्णन किया है। 304 जो है बी, क्लॉज बी, 304 क्लॉज बी के अंतर्गत जो है इसका वर्णन किया जाएगा। और यह जो कम से कम 7 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 7 वर्ष है। और यहाँ अधिकतम की बात की जाए तो जो है आपका आजीवन कारावास भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है, वो अ पर आक्रमण करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, ब ने क्या अपराध किया है? देखिए, अ किसी का जो है बलात्कार कर रहा है और वहां पर ब आ जाता है और अ को जो है गंभीर रूप से घायल कर देता है, तो ब ने क्या अपराध किया है?
जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 100। धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं करता, ठीक है ना, यह जो है कोई अपराध नहीं करता है, ठीक है ना, यहाँ से आपका सी सही होगा, यह कोई अपराध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है, इसमें गलत कौन सा है दिया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है तो भागीदार हो सकता है, ऐसी जो है बात निश्चित नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है स्थल पर उपस्थित होना अपराध नहीं कहलाता है, ठीक है ना, वह जो अगर स्वयं अपराध करता तो अपराधी है, अगर वह अपराध करने में भाग लेता यानी कई लोग मिलकर अपराध करते हैं तब भी अपराध है, या किसी से वो अपराध करवाता है तब भी वह जो है उसका अपराधी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित करिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। का जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, और इसका ए हो जाएगा, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, अपराध जो है एक अवैधानिक कृत्य है, बिल्कुल सही है, यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। अपराध शब्द को जो है कहाँ परिभाषित किया गया, पूछा गया है, किस धारा में किया गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, धारा 21 फर्स्ट के जी में इसका वर्णन किया गया है, 21 फर्स्ट के क्लॉज जी में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है किसमें। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 2 के क्लास 24 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना, धारा 2 के क्लास 24 में जो है अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ से हमने जो है 8वां सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।